दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑन इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक के सभी नोट्स मिल जाएंगे। आज हम जो हम कवर करने वाले हैं वो एनसीईआरटी 7th क्लास का थर्ड लेसन, जिस लेसन का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमेशा से मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को मेंशन करता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट भूपपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे भी इसे बोलते हैं, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठ तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है, ये आप याद रखेंगे इनका नाम। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब उससे हमें कोई खतरा नहीं होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी, मतलब हम भूकंप से कैसे बच सकते हैं। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। आप किन किन से में दूर रहना है। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर वाले फ्रेम से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटेंगे तो ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं चुभ सकते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है, मतलब आंतरिक भाग में घटित होती है, उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की है, एक है अंतर्जनित बल और एक है बहिर्जनित बल, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अंतर्जनित बल में क्या क्या आता है। आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में आता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भूस्खलन के बारे में आपको पता ही है, जब पहाड़ से जो मिट्टी वगैरह जब खिसक जाती है, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। पटल विरूपण बल में आता है पर्वत निर्माणकारी बल, जो पर्वत के निर्माण में योगदान देता है। बहिर्जनित बल में क्या आता है, अपर्दन और निक्षेपण, जिसमें नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। ज्वालामुखी भूपपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। समझ में आ गया। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। भूपपट्टी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस हर पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। तरंगों के रूप में अधिकेंद्र के निकटतम जो नज़दीक में होते हैं, नज़दीकी भाग में सर्वाधिक हानि होती है, मतलब जहाँ भूकंप का केंद्र होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। जैसे हम उसका क्या कहते हैं, हम बाढ़ वगैरह की भविष्यवाणी कर लेते हैं, सुनामी की भविष्यवाणी कर लेते हैं, वैसे हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
लेकिन स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। मतलब ये कुछ जानवरों के व्यवहार से हम भूकंप का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों, मतलब इन सब वजहों से होने वाले क्षय, क्षय का मतलब होता है जो नुकसान होता है उस जमीन को, उसको अपर्दन कहते हैं। नुकसान मीन्स जैसे वो जमीन की सतह है वो वहाँ से घिस जाती है, वो अपने जगह को छोड़ के बह जाती है, ठीक है, उसे हम अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपवर्तित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मतलब वायु, मतलब हवा, जल आदि अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, मतलब वहाँ पर जमा कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। दृश्य भूमि उसको कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, उसका अपरदन होता है जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल, जो कि बहुत मजबूत सैल पत्थर होते हैं, या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्ग कहते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, मतलब उसकी जो दिशा होती है वो बदल जाती है, अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है वितरिका किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम वितरिका कहते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। मतलब अब पहाड़ है, पहाड़ में क्या होता है, समुद्र की जो लहरें हैं उसमें बार बार टकराती रहती है तो उस पहाड़ में एक छेद सा बन जाता है, गुफा जैसा बन जाता है, इसलिए उसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे गुफा बड़ा होता जाएगा वो आर पार पानी फिर निकलने लगती है, तो क्या होता है फिर उसकी सिर्फ एक छत सी बचती है, क्योंकि समुद्र का जो लहरें हैं उस गुफा के आर पार निकल जाती है पानी, ठीक है, उसे हम तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं। आप मान लो जो ऊपर जो उसकी छत बची थी उसको भी तोड़ देते हैं और केवल दीवार ही बचती है, जो इस दोनों तरफ उसकी दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर ऊंचे सैले तटों को समुद्र भिर्ग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंगे किनारों पर किसकी जमा करती है? अवसाद का, उसको समुद्री पुलिन, मतलब समुद्री पुलिन का वो निर्माण करती है, इसे कहा जाता है। अब हिमनद के कार्य। हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। भूदृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, क्योंकि रेगिस्तान में हवा जो बहुत तेज चलती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है।
जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं, बालू टिब्बा। ठीक है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है, मतलब फैल जाती है, तो इसे लोस कहते हैं। चीन में विशाल लोस निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उन्हीं को बताया आपको, और हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के सोशल साइंस के नोट्स मिल सके। धन्यवाद।